शाक्य वंश के प्रतापी राजा शुद्धोधन के अथक प्रयासों के बाद राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य संघ में शामिल हुए, जो एक प्रतिष्ठापरक परंपरा थी। वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सुकेति था, जबकि संस्कृत साहित्यों में उनका नाम सिद्धार्थ मिलता है। अब सिद्धार्थ को कपिलवस्तु के शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वे संघ के मामलों में बेहद दिलचस्पी लेते थे। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उनके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। वाकया ये हुआ कि शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था और रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच विभाजक रेखा का काम करती थी। वहीं शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। वहीं यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ही पक्षों को गंभीर चोटें आईं। जब शाक्यों और कोलियों को इस झगड़े का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के जरिए हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। तब शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलवाया। उसने कहा कि कोलीय लोग हमेशा आक्रमणात्मक कार्यवाही करते रहते हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया है। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहें वे बोलें। तभी सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। लेकिन सेनापति ने सिद्धार्थ की बातों और सुझावों का विरोध किया। उसने कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह झगड़ा समाप्त नहीं होगा। और यहाँ स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। इसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से सेनापति का प्रस्ताव पास हो गया और बहुत बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। फिर भी सिद्धार्थ ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि शाक्य और कोलीय निकट संबंधी हैं। परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई, जिसमें उसका उद्देश्य था कि युद्ध के लिए अनिवार्य युवा सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो और संघ आज्ञा दे कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक इस प्रस्ताव पर मौन हैं, तो वह उठ खड़े हुए और कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सेना भर्ती में शामिल नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इस पर सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हें संघ के बहुमत के आगे सिर झुकाना ही होगा। कुमार, तुम्हारे शब्दों से राष्ट्रद्रोह की दुर्गंध आ रही है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस पर संघ तुम्हें फांसी या देश निकाले की सजा सुना सकता है। तुम्हारे परिवार का सर्वस्व छीन सकता है। अब सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने युद्ध के विरुद्ध अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दंड के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, कृपया मेरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें कष्ट ना दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं। अपराधी तो मैं ही हूँ। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें। आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। तभी सेनापति बोला, यदि तुम्हें मृत्यु दंड दिया तो कौशल नरेश को पता चल जाएगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया है। अच्छा यही होगा कि तुम स्वेच्छा से कपिलवस्तु का त्याग कर दो। शाक्य संघ तुम्हें देश निकाले की सजा देता है।
संघ यह कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे कोलीय प्रेम की वजह से कपिल वस्तु कौशल नरेश के कोप का भाजक बने। सिद्धार्थ के इस निर्णय से उनके पिता राजा शुद्धोधन और परिवार के सदस्य बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, पुत्र, हम खत्तीय हैं, कृषि कर्म हमारी जीविका है, लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं सब कुछ त्याग कर परिवार सहित कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए चला जाऊं। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन पिताजी, दंड मुझे मिला है, आपको नहीं, और फिर शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह ना समझेंगे? यह सही है कि मुझे अकेले ही जंगल में रहना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी माता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा से मिले। उन्हें लगा कि प्रवज्ञा ग्रहण करने का समाचार सुनकर वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़ेगी, लेकिन यशोधरा ने सिद्धार्थ से कहा कि प्रवज्ञा का समाचार मैंने भी सुना है, तुम्हारा निर्णय ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता और पुत्र का ध्यान रखूंगी। अब मैं इतना चाहती हूँ कि तुम प्रवज्ञा के पथ पर एक ऐसे मार्ग का आविष्कार करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। यशोधरा की दृढ़ता से सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वहां से विदा हो गए और शाही वस्त्र त्याग कर अपने सारथी छन्न और प्रिय घोड़े कंथक के साथ सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, जहां से अकेले ही सिद्धार्थ वानप्रस्थ पर निकल गए और शाक्यों का विशाल हुजूम जो उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसे उन्होंने कपिल वस्तु वापस लौट जाने को कहा। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने दंड स्वरूप गृह त्याग किया था, अन्यथा उनके परिवार को घोर कष्ट और यातनाएं झेलनी पड़ती। लेकिन उस दंड ने विश्व को एक महामानव प्रदान किया, जिसके विचारों ने समस्त जम्बू द्वीप को विश्व गुरु बनने का सौभाग्य दिया।